नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गांधी से संबंधित निम्न कथनों में असत्य कथन है। तो यहाँ पर गांधी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर क्या देखना है, असत्य कथन। तो देख लेते हैं एक एक कथन को हम लोग। पहला है, गांधी ने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी कि नहीं की थी, इसका उत्तर आप करेंगे। गांधी दर्शन अत्यधिक आदर्शवादी है या नहीं है, इस पर विचार आपको करना है। गांधी एक अराजकतावादी दार्शनिक थे या नहीं, ये भी आपको विचार करना है। अगला है, गांधी ने 1903 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। अब ये 4 कथन हो गए हैं, चयन क्या करना है जो कथन असत्य है। तो पहला कथन, गांधी ने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल की। 1893 में गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका और उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है जब वो ट्रेन से नीचे फेंक दिए जाते हैं, नीचे उतार दिए जाते हैं। उसके बाद 1894 में वो नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, गांधी दर्शन अत्यधिक आदर्शवादी है। बिल्कुल आदर्शवादी है, गांधी जी का दर्शन इतना आदर्शवादी है कि उस पर चलना आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये भी कथन सही है। तीसरा है, गांधी एक अराजकतावादी दार्शनिक है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अराजकतावादी मतलब जो व्यक्ति राज्य की परिकल्पना को स्वीकार न करता हो। तो गांधी जी राज्य की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते थे, उनका मानना था राज्य होना ही नहीं चाहिए, और अगर राज्य है आवश्यक है तो जो राज्य का मॉडल हो वो वृत्त मॉडल हो, वृत्ताकार मॉडल स्वीकार किया है गांधी जी ने। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है कि गांधी एक अराजकतावादी दार्शनिक है। गांधी ने 1903 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, ये कथन गलत है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। गांधी जी के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका में 1903 और 1904 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 1893 में गांधी जी जाते हैं, 1894 में वो नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद गांधी जी 1901 में भारत वापस आते हैं, कुछ समय के लिए भारत में वो इधर उधर भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। यहाँ तक कि 1901 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। और वापस फिर जाते हैं 1903 में। जब वापस जाते हैं तो 1903 में उन्होंने 2 काम किए। एक, उन्होंने लॉ फर्म की स्थापना की। तो लॉ फर्म की स्थापना कर रहे हैं 1903 में, साथ ही साथ 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र ये निकाल रहे हैं। तो 1903 के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण है, एक लॉ फर्म और दूसरा इंडियन ओपिनियन समाचार। तो जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से निकाला जाता था, तो दक्षिण अफ्रीका से ही निकाला जाता था और 1903 में ये प्रारंभ किया था। तो ये घटनाएं हो गई 1903 की। और 1904 में इन्होंने फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। तो फिनिक्स फर्म की स्थापना यहाँ पर लिखी हुई है 1903 में, तो 1903 में नहीं हुई थी, कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1904 में। और आगे चल कर के ये जो फिनिक्स फर्म है यही 1909-10 के आसपास टालस्टॉय फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो 1904 में की थी, ना कि 1903 में। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी, गांधी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ना कि 1903 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिखरे हुए लोग चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो अकेले शक्तिहीन ही होते हैं। तो यह कथन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर एक कथन पूछा जा रहा है, एक कथन दिया गया है और पूछा गया है ये कथन किससे संबंधित है। तो ये जो कथन संबंधित है, ये कथन संबंधित है एओ ह्यूम से। और एओ ह्यूम ने ये जो कथन दिया है ये इन्होंने एक लेटर लिखा था, और वो जो लेटर लिखा था वो लिखा था जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को इन्होंने एक पत्र लिख करके संबोधित किया था कि अकेले या बिखरे हुए लोग चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो अकेले वो शक्तिहीन ही होते हैं। आवश्यकता है तो एक संगठन की, किस संगठन की बात कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा एक संगठन गठित करने की बात कर रहे हैं। उसी संदर्भ में पत्र लिखा जाता है और आगे चल करके आप देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है, एओ ह्यूम के द्वारा। तो ये जो कथन है ये एओ ह्यूम का ही कथन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं और आपसे उनका क्रम
मिलाना है आपको कि किस क्रम में ये घटनाएं हुई। पहला है स्वराज पार्टी की स्थापना, दूसरा है कांग्रेस का गया अधिवेशन, तीसरा बम्बई समझौता और चौथा है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई। तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना ये घटना कब की है? ये है 1923 की। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923। कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। बम्बई समझौता ये कब हुआ है? ये हुआ है 1924 में। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ है? ये भी हुआ है 1924 में। तो अब देख रहे हैं, एक घटना 22 की है, एक 23 की है, दो घटनाएं 1924 की हैं। तो अब यहाँ पर इनका क्रम मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो बी हो जाएगा 1922, तो सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर 22 के बाद आएगा 23 यानी कि 1, और अब इसके बाद होता है बम्बई समझौता। तो पहले 1924 की घटना आ जाएगी यानी कि 3, और उसके बाद 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन होता है वो। तो अब आप कहेंगे कि ये भी घटना 1924 की, ये भी 1924 की है, तो इनको पहले और बाद में किस आधार पर रखें? तो जो 1924 का जो बम्बई समझौता होता है, इस समझौते को कहते हैं, इसे गांधी-दास पैक्ट भी कहते हैं या गांधी-दास समझौता। तो ये समझौता जो हुआ था, ये समझौता हुआ था गांधी जी और CR दास के मध्य में, और इस समझौते की पुष्टि होती है बेलगांव अधिवेशन में। तो जो समझौता 1924 में हुआ, उस समझौते की पुष्टि बेलगांव में हो रही है। तो यानी पुष्टि होने से पहले समझौता हो चुका, तो इस वजह से इस प्रश्न का जो इसमें पहले जो घटना आएगी वो आएगा बम्बई समझौता। पहले गांधी-दास समझौता होता है, क्योंकि जो 1922 का गया अधिवेशन होता है, उसमें विधानसभा के जो विधान परिषदों के चुनाव हैं, उसमें भाग लेने और ना लेने को लेकर के दो मत बन जाते हैं। तो उन्हीं में से एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। तो CR दास इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, गया अधिवेशन की, और ये चाहते थे कि चुनाव में भाग लिया जाए, सरकार में शामिल हुआ जाए। तो लेकिन वहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा वहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हुआ वो चुनाव में भाग ना लेने का। तो फलतः इन्होंने क्या किया, CR दास कांग्रेस छोड़ देते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके एक नई पार्टी का गठन करते हैं, एक नया संगठन बनाते हैं, जिसको कहा गया स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। इसकी जो घोषणा होती है स्वराज पार्टी की, वो होती है जनवरी 1923 में, और इसकी स्थापना, अगर स्थापना पूछी जाए तो होती है मार्च 1923 में, कि किसी चीज़ की घोषणा की गई कि हम ऐसा कर रहे हैं, और फिर वो कर दिया गया। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो घोषणा होती जनवरी में और स्थापना होती है मार्च में। और उसके बाद ये गांधी और दास के बीच में एक पैक्ट होता है, समझौता ये होता है कि जो स्वराज पार्टी है, ये कांग्रेस का एक अभिन्न अंग रहते हुए ही चुनाव में भाग लेगी। तो ये समझौता होता है, और उस समझौते की पुष्टि होती है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। और गांधी जी की अध्यक्षता वाला, गांधी जी ने एकमात्र जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो यही बेलगांव अधिवेशन है। कब हुआ? 1924 में। तो इस प्रश्न का देखिए 2134 किस में आ रहा है? 2134 आ रहा है सी विकल्प में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। इसी क्रम में ये घटनाएं घटी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मित्र मेला की स्थापना 1904 में हुई थी या नहीं हुई थी? विचार आपको करना है। दूसरा है, VD सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताएं लिखने के कारण काला पानी भेज दिया गया था, भेजा गया था, नहीं भेजा गया था? आपको विचार करना है, और विचार करके ही इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। तो देख लेते हैं दोनों कथनों को। मित्र मेला की स्थापना 1904 में हुई थी, ये गलत है। कब हुई थी मित्र मेला की स्थापना? मित्र मेला की स्थापना हुई थी 1899 में। और कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी नासिक में। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन इसमें 1904 कर रहे हैं, यानी कि पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है, VD सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताएं लिखने के कारण काला पानी भेज दिया गया। ये कथन भी गलत है, क्योंकि जिसे मित्र मेला के लिए कविताएं लिखने के कारण काला पानी भेजा गया था वो VD सावरकर नहीं थे, बल्कि इनके भाई थे। और वो कौन थे? GD सावरकर, यानी कि गणेश दामोदर सावरकर को भेज दिया गया था काला पानी। क्यों? मित्र मेला के लिए उन्होंने कविताएं लिखी थी, इस कारण से उनको भेज दिया गया। तो ये भी कथन आपका गलत हो गया। दोनों गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, दोनों गलत।
और आपको ये याद भी रखनी है डेट्स कि मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। 1904 में क्या हुआ था? 1904 में भी एक क्रांतिकारी संगठन बना था और वो था अभिनव भारत। और अभिनव भारत की स्थापना के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। साथ ही साथ मित्र मेला के लिए किससे कविताएं लिखने के लिए किसे काला पानी की सजा दी गई थी? तो किसे दी गई थी? जीडी सावरकर को, यानी गणेश दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर ये इस प्रश्न के आप दो कथन देख रहे हैं। साथ ही साथ मित्र मेला की मित्र मेला की स्थापना कब हुई? 1899 में हुई। कहाँ हुई? नासिक में हुई। किसके ये आप और किसके द्वारा मित्र मेला के लिए कविताएं लिखी गई थी जिन्हें काला पानी भेज दिया गया? तो वो थे जीडी सावरकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, दोनों गलत हैं। लेकिन इसके साथ में आप देख लीजिए कि 5-6 प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो इसकी व्याख्या को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आप यहाँ से संबंधित प्रश्नों को आसानी से सही कर पाएंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था जिस डोमेनियन स्टेटस पर यह अगस्त प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है? तो यहाँ पर जो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, उस प्रस्ताव के बारे में बात हो रही है कि किसने कहा था कि दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये 1940 में आया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। किसने कहा था? गांधी, नेहरू, जिन्ना, पटेल। तो ये जो कथन है ये नेहरू का कथन है। नेहरू ही कहते हैं ये दरवाजे में जंग लगी कील के समान है, क्योंकि डोमेनियन स्टेटस की बात तो इससे बहुत पहले ही हमारे पिताजी किया करते थे, तो उनके समय की ये बात है और तो बहुत समय बीत गया है। अब पूर्ण स्वराज से नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये कथन नेहरू का है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह किस दिन वापस लिया गया? यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बात हो रही थी, किस दिन वापस लिया गया? सारी डेट्स 1919 की हैं। 6 अप्रैल है, 13 अप्रैल 1900 है या फिर 26 अप्रैल है। तो कब वापस लिया गया? तो ये वापस लिया गया था 19 अप्रैल 1919 को। 19 अप्रैल 1919 को ये वापस लिया गया था। प्रारंभ कब हुआ था? तो 6 अप्रैल से ये प्रारंभ हुआ था और 19 अप्रैल को ये वापस ले लिया गया था। और कुल कितने दिन ये चला था रॉलेट सत्याग्रह जो है? तो कुल कितने दिन चला? 6 को प्रारंभ हुआ, 19 को वापस ले लिया गया, तो कुल कितने दिन चला? ये 13 दिन चला था। तो गांधी जी के नेतृत्व में ये पहला सत्याग्रह भारत में किया गया था, राष्ट्रीय स्तर का था। तो गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर का जो पहला सत्याग्रह था वो कितने दिन चला? वो 13 दिन चला। कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। कब वापस लिया जा रहा? 19 अप्रैल 1919 को। कितने दिन चला? 13 दिन चला। तो ये तीनों अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल को, कब वापस लिया गया पूछा ही जा रहा है, और साथ ही साथ कितने दिन चला ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी ने सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग कब किया? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग कब किया। इसमें वर्ष दिए गए हैं, 1905 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो कब किया गया? अब देख लीजिए कि ये जो वर्ष हैं, इन वर्षों में गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि गांधी जी 1915 में अंतिम रूप से भारत वापस आ जाते हैं। तो इन वर्षों में गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। तो दक्षिण अफ्रीका में ही, यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार सत्याग्रह कहाँ चलाया जा रहा है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। और किस वर्ष चलाया गया? 1906 में चलाया गया। क्यों चलाया गया? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में ये सत्याग्रह चलाया गया। किसके विरोध में? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। क्या था ये एक्ट? इस एक्ट में ये प्रावधान था कि जितने भी एशियाई लोग हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, एक पास उनको दे दिया जाता था। वो कहीं भी अगर यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, उन्हें फुल टाइम उसे अपने साथ कैरी करना पड़ता था। तो ये एक अपमानजनक कार्य लगता था जो भी एशियाई लोग थे। तो इसी के विरोध में गांधी जी जो पहला सत्याग्रह करते हैं वो 1906 में करते हैं, और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध। और आगे चल करके 1908 में गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो उस समय जो हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग इनसे मिलने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले मिलने जाते हैं। तब लॉर्ड हार्डिंग जो है वो भारत के वायसराय नहीं थे।
भारत के वायसराय वो बाद में बन के आते हैं। तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि उनसे मिलने कौन गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो गुरु तो अगर उसका शिष्य कभी भी समस्या में है, संकट में है, तो गुरु तो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले मिलने जाते हैं गांधी जी से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 1906 में। कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। किसके विरोध में किया गया? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में किया गया। और 1908 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गांधी जी जेल जाते हैं, और पहली बार गांधी जी 1908 में ही जेल जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 1906। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो पहला कथन है कर्जन ने 1902 में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था या नहीं किया था, विचार आपको करना है। दूसरा कथन है दादा भाई नौरोजी ने विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की थी कि नहीं की थी, ये भी आपको विचार करना है। विचार करने के बाद आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं। कर्जन ने 1902 में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, बिल्कुल सही है। कर्जन ने 1902 में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था और इसी की संस्तुति पे आगे चल करके 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है। तो 1904 में अधिनियम ये बन जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना, तो 1904 में बना। आयोग कब गठित किया गया? 1902 में गठित किया गया। ये कथन सही है। दूसरा, दादा भाई नौरोजी ने विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की। तो ये कथन गलत है, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी, बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो किसने आलोचना की थी? तो आलोचना जो की थी ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये जो अधिनियम है ये पीछे की तरफ ले जाने वाला है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी आलोचना की है, दादा भाई नौरोजी ने नहीं की है। और गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने कर्जन की तुलना औरंगजेब के साथ की है और कहते हैं कि अगर मुझे कर्जन की तुलना तलाशनी हो तो इतिहास में हमें औरंगजेब के कार्यकाल की तरफ देखना पड़ेगा। यानी इन्होंने कर्जन की तुलना औरंगजेब के साथ की। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने कर्जन की तुलना औरंगजेब के साथ की, किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा कि ये अधिनियम पीछे की ओर ले जाने वाला है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है, अतः ए। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। और शेष आपको भी ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? 1904 में। और किसने आलोचना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला साइमन कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है? असत्य कथन। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला है यह कमीशन 28 नवंबर 1927 को गठित हुआ। सही है या नहीं सही है, आपको चयन करना है। ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया। सही है या नहीं है, आपको इसका आंसर करना है। ये कमीशन कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा गठित किया गया था। सही है या नहीं सही है, विचार करिए आप लोग। कोलकाता में इसका विरोध CR दास ने किया। अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। यानी इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर 4 कथन दिए गए, इन 4 कथन में से 3 कथन सत्य हैं, कोई एक कथन है जो कि असत्य है। तो क्या असत्य है, देख लेते हैं एक एक को। पहला है यह कमीशन 28 नवंबर 1927 को गठित हुआ। बिल्कुल सही है। और इसके संदर्भ में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 7 से 27, 7 से साइमन, तो इसी से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि 7 से 27, 7 से साइमन। गठन हुआ 1927 में, तो 1927 में गठित हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया, तो भारत में भी कहाँ आया था? मुंबई में आया था। और वहाँ पर साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका वेलकम किया गया। तो ये भी कथन सही है। यह कमीशन कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा गठित किया गया। बिल्कुल, जिस समय यह कमीशन गठित किया गया था उस समय जो इंग्लैंड में जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। और इंग्लैंड में ये 3 दल है, कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर। तो जो ये गठन हुआ था कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा, उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, तो उसी के द्वारा गठित किया गया था। लेकिन ये जो साइमन कमीशन था इसमें कितने सदस्य थे? इसमें सदस्य थे 7।
तो ये जो 7 सदस्य थे, ये 7 सदस्य जो थे तीनों दलों से थे। ऐसा नहीं कि कंजर्वेटिव पार्टी ने बनाया, कंजर्वेटिव दल ने किया तो सारे सदस्य कंजर्वेटिव दल से हों, नहीं, इसमें तीनों दलों के सदस्य शामिल थे जो 7 सदस्य थे। तो ये कथन भी सही है। कोलकाता में इसका विरोध CR दास ने किया। अब देख रहे हैं कि साइमन कमीशन आ कब रहा, 1928 में आ रहा है, और CR दास जो है, CR दास की मृत्यु कब हो जा रही है, 1925 में इनकी मृत्यु हो जा रही है। तो जब 1925 में इनकी मृत्यु हो जा रही है तो 1928 में विरोध कहाँ से करेंगे? तो कोलकाता में इसका विरोध CR दास ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था। तो ये जो कथन है यही गलत है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। कोलकाता में इसका विरोध CR दास ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। अब साइमन कमीशन के संदर्भ में हम लोग कुछ चीजें ध्यान दे लेते हैं यहीं पर। देखिए, जैसे साइमन, सा से साइमन कब गठित हुआ? 27 में। बस आप एक अक्षर पकड़ लीजिए, सा पकड़ लीजिए, सा से ही सारी चीजें आ जाएंगी। साइमन हिंदी में लिखते जाइए। 27 में गठित हुआ। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। कोई भारतीय नहीं था, सभी श्वेत थे। तो सभी श्वेत थे, जो भी सदस्य थे वो कैसे थे? सभी श्वेत थे। इसके द्वारा लाठीचार्ज किया गया लाला लाजपत राय पे। लाठीचार्ज जब किया गया तो उसका ऑर्डर दिया था स्कॉट ने और लाठीचार्ज किया गया सैंडर्स के द्वारा। तो देखिए, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस सा याद करे रखिए। सा से ही साइमन है, सा से 27 है, सा से 7 सदस्य था, सभी श्वेत सदस्य थे। लाठीचार्ज किसके आदेश पर हुआ? तो स्कॉट के आदेश पर हुआ। किसने लाठीचार्ज किया? सैंडर्स ने किया। तो बहुत आसानी से साइमन कमीशन को हम याद बनाए रख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। और जो आपके सामने व्याख्या की गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर आपकी नज़र पड़नी चाहिए और उसको आप लोग समझ लीजिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने आज़ाद दस्ते का गठन किया था? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो जयप्रकाश नारायण को जब गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके इनको जिस जेल में रखा जाता है वो है हजारीबाग जेल। तो हजारीबाग जेल में इनको रखा जाता है और इस जेल से ये भाग निकलते हैं और भाग निकलने के बाद ये आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं। और इस दस्ते में यानी ये जो अपना संगठन बनाते हैं, इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं? इसमें ग्रामीण जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको शामिल करते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे ही शाम होती, जैसे अंधेरा होता है, लाठी वाठी लेते हैं, क्योंकि दिन भर तो अपना काम करते हैं। किसान है उसको भी खेतों में काम करना है, जो मजदूर है उसको भी कहीं ना कहीं कार्य करना है। और जब शाम को लोग फ्री हुए तो लाठी वाठी निकाली और पहुँच गए, जो भी पुलिस थाना दिखा वहीं जाके लाठियां भाजनी शुरू कर दी। और उससे हुआ क्या कि बिहार और यूपी के बहुत सारे थाने ऐसे थे जो कि पुलिस विहीन हो गए थे, जहां पर पुलिस, क्योंकि इनका इतना दहशत इनकी फैल गई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई सारे थाने थे जहां पर पुलिस दिखती ही नहीं थी। क्यों नहीं दिखती थी? क्योंकि ये लोग तो एक साथ बहुत सारे पहुंच जाते थे और लाठी ले करके वहीं जो भी मिल गया उसी को मारना शुरू कर देते थे। तो किसने आज़ाद दस्ते का गठन किया है? जयप्रकाश नारायण ने किया। किस जेल से ये भाग गए थे? हजारीबाग से। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? हजारीबाग में रखा गया था, वहीं से ये भाग गए थे और भागने के बाद इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा और अपने जो भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके आप लोग आंसर करिए। और यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी डाउट हो, चाहे वो प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में हो या व्याख्या के संबंध में, या आपका अन्य कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप पूछ सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।